नहीं हो गया है ना। सुनिएगा, आज गणित का अगला पॉइंट है और हो सकता है आगे 1-2 दिन क्लास ना लें, महत्वपूर्ण पॉइंट ना करवा पाएँ क्योंकि तबीयत खराब है। वो तो 2 दिन से हम रिकॉर्ड जो क्लास पड़ी हुई थी वो अपलोड कर दी तब है ना, लेकिन थोड़ा भी गुंजाइश दिखेगा तो हम क्लास लेंगे। और आज का जो फिजिक्स का केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण पॉइंट है क्वथनांक और हिमांक, इसके आंगिक प्रश्न कराएंगे। चैप्टर तीसरा है दूसरे का केमिस्ट्री का है क्वथनांक और हिमांक। तो इसके आंगिक प्रश्नों को हम कराएंगे। चलो अभी दो या रखा ऊपर। चलो कौन बोल रहा है? प्लीज बोलिए। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब हम किसी चीज को उबालते हैं, क्या करते हैं? उबालते हैं, तो इसमें बोला जाएगा क्वथनांक में किसी, अगर इसकी थ्योरी के रूप में थोड़ा सा अंदाजा करें तो किसी विलायक में ध्यान रखना, जैसे मोलनता, मोल घनता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव वाले प्रश्नों में विलय की प्राथमिकता थी, यानी कम मात्रा वाले की, इसमें विलायक की प्राथमिकता रहेगी। हालांकि मैंने बताया कि कोई विलयन 2 घटकों से मिलकर बनता है, एक विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? चलिए, एक विलय और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो किसी विलायक में, अगर यहाँ थ्योरी की बात करें तो किसी विलायक में और किसी अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, विलय मिलाया जाता है तो क्या होता है? उसके विलय का क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। हालांकि वाष्प दाब कम होता है, लेकिन फिर भी उसका जो क्वथनांक है, ये घड़ी वाला बच्चा मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको यहाँ न लगाए, अपना घड़ी उल्टा कर ले, है ना। जासिर जनाब नमस्ते। चलो तो दोबारा सुनिए, किसी विलायक में और अगर किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो उसके विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित यहाँ करेंगे। और हिमांक में समझ लीजिए, इसमें कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि, यानी बढ़ जाएगा इसका क्वथनांक, इसमें कमी आ जाएगी, गिरावट। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, तो इस वृद्धि को नाम दिया जाएगा उन्नयन और कमी को नाम दिया जाएगा अवनमन। हालांकि त्रिकोणमिति में अवनमन का मतलब नीचे से, ऊपर से नीचे की ओर देखना, और उन्नयन का होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? दोबारा फिर समझ लें। अगर इनका मैं हिंदी कर देता हूँ तो हिमानी बर्फ प्लस अंक फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर TF लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया हिमांक, हिम प्लस अंक, यानी किसी पदार्थ को जमने का एक अंक निर्धारित होता है
है ना। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, पानी बर्फ बन जाता है। और बॉइलिंग की बात करें, क्वथनांक उबलना, तो इसमें क्या हो जाता है, क्वथ माने उबलना, उबलने का एक अंक निर्धारित होता है। जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी क्या हो जाता है, गर्म होना, बॉयल होना शुरू हो जाता है ना। तो भाप बन के जो उड़ जाता है उसे कहते हैं बाष्प दाब। यानी कोई बर्तन रखा हुआ है, आप अगर थ्योरी के रूप में समझें तो आप ऐसे समझें, किसी बर्तन में पानी को जब हम गर्म करते हैं और उसमें क्या मिला दिया जाता है, विलय मिला दिया जाता है, तो क्या होगा, उसको ढक के रख दें तो वो क्या होगा, वाष्प को दाब देगा, है ना। तो वो वाष्प उसको क्या करेगा, जब भाप बनना शुरू होगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर वृद्धि होना शुरू होगा, तो क्या करेगा, जैसे कुकर वगैरह देखे हैं आपने, है ना, सीटी देना शुरू हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ें आपको आगे प्रश्न में नोट करनी है। बस थ्योरी घबराने वाली बात नहीं है इस चैप्टर में। अगर आप विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, आप अगर इस सेंस में इन चीज़ों को सोचते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वाष्प दाब की बात होगी, इसका मतलब थ्योरी में यही है। जैसे हम एक थ्योरी और कराएंगे, इसमें राउल्ट का नियम, उसमें इन चीज़ों की चर्चा है। और परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, प्रतिपरासरण क्या होता है, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, कराएंगे। परासरण का मतलब आप ऐसे समझ लें, परासरण का मतलब ऐसे समझ लें कि जब हमारे शरीर के छिद्रों से होकर, अर्धपारगम झिल्ली से होकर पसीना निकल जाता है ना, तो आर पार निकलने की यही क्रिया परासरण कहलाती है। हालांकि इनको कराएंगे थ्योरी के रूप में, लेकिन विलयन वाले चैप्टर में कठिनाई नहीं है। हालांकि इस चैप्टर से आंगिक प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के केमिस्ट्री पेपर में, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि थ्योरी भी पूछ लेता है। तो कोई भी चैप्टर की किसी भी चीज़ की गुंजाइश को हम कम करेंगे, परेशान न हो आप, है ना। चले, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए। वृद्धि का मतलब टेम्परेचर के तापमान में वृद्धि हो जाए, हिमांक का मतलब तापमान में कमी आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो बस इसको टी भी प्रदर्शित करेंगे टेम्परेचर में, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है TF बराबर KF इंटू, क्योंकि विलायक की प्राथमिकता रहेगी, लेकिन हमें मिलाया क्या है, विलय मिलाया है, तो विलय का भार स्मॉल w स्मॉल बटे अनुभार इंटू 1000, और 1000 के नीचे जो विलायक का जो भार था वो, ये फॉर्मूला है। दोनों के लिए यही फॉर्मूला लागू होगा। ये क्या है, अगर बॉइलिंग पॉइंट हिमांक की बात, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर दी है, तो ये क्या है, अवनमन का स्थिरांक, अवनमन का स्थिरांक, ठीक है। अवनमन का मतलब कमी हो जाना, अवनमन का मतलब कमी हो जाना, ठीक है। अवनमन का स्थिरांक। और अगर इसी थ्योरी में अगर बी लिख दूं, केवल क्या लिख दूं, यहाँ पर केवल बी, केवल यहाँ पर बी लिखने पर यही फॉर्मूला क्वथनांक का बन जाएगा। फॉर्मूला सेम है, मैं फिर बता रहा हूँ, भार बटे अनुभार 1000 बट्टे विलायक का जो भार है, विलायक का जो भार है वो ये कैपिटल, यानी कि ध्यान रखना, कई बार फॉर्मूले बच्चे किताब में पढ़ते हैं तो जो स्मॉल लेटर्स हैं इसका मतलब जो कम मात्रा में मिला रहता है विलय, और कैपिटल लेटर्स इसका मतलब अधिक मात्रा में जो मिला रहता है विलायक। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं, ठीक है। तो अब इस केमिस्ट्री का आगे प्रश्न मैं कराऊंगा। पहले इसको मैंने थोड़ा सा थ्योरी के रूप में भी समझाया है, और अब आगे प्रश्न समझाऊंगा। इसमें से क्या आ रहा है, पूरी डाल दी है इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो आप इतनी सी बात समझ पाए, आ पाइए तुम्हारे, ये उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, वृद्धि के लिए उन्नयन और हिमांक के लिए अवनमन हो जाएगा, ठीक है। अभी सवालों को करेंगे आगे के प्रश्न के रूप में, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात है इसमें। दोबारा थ्योरी की बातें अगर समझना चाहें तो समझ लो कि जब किसी विलायक में, क्योंकि क्वथनांक और हिमांक में
विलायक की प्राथमिकता रहेगी, जैसे मोल प्रवाह मोल था उसमें विलय की प्राथमिकता थी, ठीक है। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक प्लस विलय बराबर विलयन होता है। तो विलायक के विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। यही वृद्धि क्वथनांक का क्वथनांक का उन्नयन कहलाती। यही वृद्धि को क्या नाम दे दिया गया है? क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। वृद्धि को यहाँ क्या नाम दे दिया गया? उन्नयन, ठीक है। ऐसे ही हिमांक है, जब किसी विलायक में और क्या मिलाया जाता है? अवाष्पशील विलय बनाया जाता है तो उसके हिमांक में ध्यान रखना, यहाँ वाष्प दाब समान रहेगा, हिमांक में यहाँ वाष्प दाब कम रहेगा, ठीक है। वाष्प दाब प्रेशर लगाएंगे, है ना, मैंने कुकर के बारे में बात बताई थी तो मैं ना, यहाँ वाष्प दाब दोनों का समान रहता है, ठीक है। तो क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं, है ना? चलिए अब इनका आगे प्रश्न आएगा, इसमें से थोड़ी तो नहीं पूछता, केवल आगे प्रश्न नहीं पूछता है यहाँ से, लेकिन जो बात आएगी तो बता दी। चलो पॉज करो। तो देखिए ये एक भयंकर प्रश्न है, ये प्रश्न ही बोर्ड के एग्जाम में हूबहू ऐसे पूछे जाते हैं सब, ठीक है। और अधिकांश एग्जामों में, लगभग एग्जामों में यही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। अगर इसमें देखें तो देखो 12 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम जल है। आप मुझे बताएंगे कम मात्रा में, इसका मतलब विलय, और विलय की बात करेंगे तो भार बटे अणुभार की आवश्यकता होगी। क्या इतनी सी बात मेरी समझ पाए हैं आप? तो विलय दिया है तो मैं भार बटे अणुभार, भार 100 ग्राम ग्लूकोज, भार तो दिया है इतना, भार कितना दिया है? भार बटे अणुभार, भार कितना दिया है? 12 ग्राम। अणुभार ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज C2H5 C6H12O6 है ना। C 12 होता है, 12 से 72 हो गया, प्लस H का एक होता है 12 और 16 96, इसका 180, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, यानी KF फॉर्मूला रखिए तो क्या, सॉरी KB बॉइलिंग पॉइंट उन्नयन, TB बराबर KB इंटू भार बटे अणुभार 12/180 इंटू 1000 करेंगे मैंने बताया था, जैसे मोल लता वाले प्रश्न थे ना, वैसे ही समझे आप इसको। बटे विलायक का भार कितना है? 100। क्या आप मेरी इतनी सी बात जो प्रश्न में दी थी समझ पाए हैं? अच्छा, इसने कहा है कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, पाया जाता है, क्वथनांक हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन की घटना हुई है 100.34। इसका मतलब है 100 पहले था और 100 से कितना हो गया है? 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 से 0.34 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप इतना बताएं मुझे। 0.34 टेम्परेचर बढ़ा है या नहीं, इतना बताएं। देखो कह रहा पाया जाता है, और क्वथनांक का मतलब वृद्धि हो जाना, उन्नयन का मतलब वृद्धि हो जाना, तो इतना ही तो बढ़ा है। तो टीबी की जगह पर क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? टीबी को साफ कर दूं यहाँ से, टीबी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 0.34, इससे इधर से दशमलव हटाऊंगा, उधर कितनी जीरो बढ़ जाएंगी? 2 जीरो बढ़ जाएंगी। कितनी जीरो? 2 के। अब कह रहा है जल में मोलर स्थिरांक मतलब केबी का मान ज्ञात करना है, केबी का मान ज्ञात करना है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? जब उन्नयन की बात करेगा तो जो टेम्परेचर पहले दिया होगा उसमें से इतना, यानी पॉइंट वाली आप इतना भी ध्यान रखें। अगर कुछ नहीं है तो लास्ट की जो चीजें है ना दशमलव के बाद वही रख देनी है। हालांकि मैंने बताया है कि कैसे हो गया,
क्योंकि उसमें पहले टेम्परेचर रहा होगा 100 डिग्री टेम्परेचर, क्वथनांक मतलब उबलना, उसमें भी वृद्धि पाई गई है, यानी उन्नयन की घटना हुई है। ठीक है, तो इतना बड़ा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है आप बताएं मुझे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अच्छा अब देखो, अब क्या रहेगा, 18 इधर कायम है, भाग में इधर कायम पहुंच गया, गुणा में, और ये 112 इधर कायम में पहुंच गया, ये इधर किसमें था, गुणा में, इधर कायम में आ गया, किसमें आ गया, भाग में आ गया। केबी का मान निकालेंगे। अब देखो इसको काट पीट करेंगे, 12 से काट सकते हैं, कितनी बार कट रहा है, अरे 2 से काट लो भाई, 2 से काट लेंगे 9 बार आएगा, और 2 से काट लेंगे तो कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। 3 से काटेंगे, 3 दिया, और 3 दूनी 6, 200, 34 गुणा 3, इसका मतलब है लगभग इसका आंसर आएगा तुम्हारा 34 गुणा 3, 0.57 के करीब आएगा, और इसका आंसर फिर रहेगा केल्विन इंटू भार इधर का है था, है ना, केल्विन इंटू एक मिनट चेक कर लेंगे, केल्विन इंटू ये भार इधर का है था, इधर गुणा में इधर आ गया भाग में। किलोग्राम तो यहाँ बट्टी में रहेगा, किलोग्राम है, और ये इधर का है, ये अणुभार इधर आ गया, अणुभार किसमें आ गया, गुणा। तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि भार बट्टे अणुभार, इसका मतलब मोल। 1 मिनट, किलोग्राम इंटू ये अणुभार नीचे था, इधर पहुंच गया गुणा में 34 के साथ में, तो किलोग्राम इंटू केल्विन इंटू किलोग्राम। दोबारा समझ लीजिए, केल्विन, ये केल्विन में था तो टेम्परेचर है, केल्विन में लेके चलेंगे हम किसमें लेके चलेंगे, केल्विन, आंसर इसमें केल्विन में लेके चलेंगे आप, है ना, और नहीं तो सेंटीग्रेड में ले लो भले, सेंटीग्रेड इंटू किलोग्राम। क्यों किलोग्राम, क्यों, क्योंकि ये अणुभार नीचे वाला अणुभार ही था ना, भार बट्टे अणुभार, और अणुभार का मतलब होता है क्या, अणुभार का मतलब उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम में भागते बट्टे, और ये तो उसका भार, इसका मतलब है मोल बटे मोल, यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, दोबारा आप फिर समझ लें, एक बार पुनः समझ लें सारे बच्चे, एक बार आप पुनः समझ लें, एक बार आप पुनः समझ लें, 12 ग्राम ग्लूकोज था, जैसा मैं बताता ही हूँ, कम मात्रा में विलय होता है, अधिक मात्रा में विलायक होता है, बस कुछ नहीं किया मैंने, तो मान भर दिए। भार बट्टे अणुभार जो कम मात्रा में था, अणुभार 180 हो गया ग्लूकोज का, इंटू 1000 बटे विलायक का भार कितना था 100। ठीक है, मैंने 0 से 0 उड़ाने की कोशिश की, और फिर इसमें पाया गया कि क्वथनांक में इतना टेम्परेचर हो गया। ठीक है, सेंटीग्रेड क्या हो गया, यहाँ आप सेंटीग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं घबराने वाली, चलो बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, जो भाग में थी वो गुणा में आ गई, जो गुणा में थी दूसरी पक्ष ले जाने पर भाग में पहुंच गई, काट पीट की, तो लगभग 0.57 अगर 3 जो 12 और 3 जो 9 और 10 3 जो 12 102, इसमें वो करेंगे 102, लगभग 51 या 50 के कुछ आएगा, 50 से 51 के करीब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, अच्छा 102 है ना, 3 12 की 2 आंसर कैरी बची है, 3 दिया 9 और 1 10, 102 में 100 से 200 से करेंगे तो लगभग कितना आएगा 0.5, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आप ज़्यादा कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे इसका मात्रा कैसे देखो, इधर ऊपर क्या था, भार था, भार बट्टे अणुभारी तो हुआ, तो भार था वो इधर पहुंच गया नीचे मोल में, कहाँ पहुंच गया, भाग में, मोल में, और जो अणुभार था वो द्रव्यमान में हो गया, वो पहुंच गया किलोग्राम में।
बस यही इसका क्या बन गया है, कोई दिक्कत। आप ये समझ पाए हैं, आप ये समझ पाए, इसलिए थोड़ा धीमे किया, वरना जल्दी कर देते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई है? और कुछ नहीं होगा उस प्रश्न में, क्या करेंगे, हिमांक वाले देखो ये ग्लूकोज है, यूरिया का भी फॉर्मूला लिख रही है NH2CONH2, शायद ये यूरिया का फॉर्मूला देख लेना। एन का मान कितना होता है, ये अणुभार आप याद रखेंगे, ठीक है। ये यूरिया का भी प्रश्न बन के आ सकता है, इसमें ग्लूकोज की जगह क्या आ सकता है, वैसे ही प्रश्न है जो मोल लता या मोल प्रभाव वाले थे। एक मिनट चल कर दी, अरे बताना ना यार, चलो प्ले कर दी तो मैं 7.5 ग्राम पदार्थ बुले का भाग दिया है, कम मात्रा में। 75 ग्राम विलायक अधिक मात्रा में। हिमांक में इतने की कमी हुई है, यानी कि हिमांक की कमी दी हुई है आपको, तो अवनमन की घटना होगी। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, लेकिन पदार्थ कौन सा है वो, उसका अणुभार क्या है, तो देखें आप टी हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट F बराबर KF भार बटे अणुभार, भार स्मॉल w बटे अणुभार इंटू 1000 बटे कैपिटल M, नहीं कैपिटल W भार, ठीक है। टी बी कितना दिया है 1 पॉइंट, के एफ कितना दिया हुआ है, के एफ का स्थिरांक का मान कितना दिया है 1.86 इंटू भार कितना दिया हुआ है 7.5 बटे इसका अणुभार तो पूछ ही रहा है ना, पदार्थ कौन सा, उसका अणुभार क्या करेंगे एम स्मॉल एम इंटू 1000 बटे 75, 1000 बटे 75। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है, 0.1 अंक के बाद 0.1 अंक के बाद, ठीक है। 75 से 75 कैंसल, और ये इधर एम का मान तो ज्ञात करना, इधर ये भाग में, इधर काय में आ गई गुणा में, और ये इधर किस में गुणा में थी, इधर काय पहुंच गई भाग में। 75 कैंसल, 1000 बटे 1 पॉइंट केवल 12, केवल क्या है 12 दशमलव। यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो नीचे पहुंच गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इसका इसमें क्या दे देंगे भार, 12 एकल 12 6 बचे, और 12 पन 60, फिर 6 बचे 12 पन 60, सही है क्या, 12 एकल 12 पन 60। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, बोलो बोल बेटा। 1 मिनट और चेक कर ले, 1000 था, दशमलव घटाया, ठीक है, दशमलव घटाया तो ठीक है। 75 से 75 कैंसिल, कहीं कोई दिक्कत है कहाँ पे, 155 होगा, क्या होगा बे, 155 आना थी, 115.5 क्यों है, पॉज करना एक बार चेक कर ले। हाँ 1 जीरो कम इसलिए है क्योंकि यहाँ 1000 था, यहाँ 100 लिखे, हाँ 100 लिखे, 1 जीरो बची ना, तो 12.5, ठीक है, दशमलव के बाद 1, तो कितना आ गया, एम का मान आ गया 155। इस प्रश्न का क्या है, कोई बात नहीं, त्रुटि कुछ नहीं थी, बस हम यहाँ 1000 थे, यहाँ 100 लिख के चल रहे थे, जीरो कम हो गई थी, तो बस और कोई दिक्कत नहीं है। इसका 12 का इसमें भाग दे दिया, बस इतना ही प्रश्न आ गया भाई। 12 एकम 12 6 बजते हैं, 66 हो गया, 12 पन 60 दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 6 बचे 12 पन 60, पूरा चला गया, दशमलव के बाद एक जीरो रह गई, एक अंक के साथ 155। तो कोई दिक्कत ऐसे प्रश्नों में अब है तुम्हें,
दोनों प्रकार से एक ही बातें हैं। बार बट्टे अनुवार देखेंगे, रखेंगे। ये चीजें तो हमने उस दिन बताई दी थी, मोललता वाले में ये चीज तो बताई थी तुम्हें, ठीक है। बस ये बढ़ा है उन्होंने स्थिरांक और टेम्परेचर उसमें दिया होता है। आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो थ्योरी में समझ आई दी है। अब इसमें जो प्रश्न बकाया रह जाते हैं वो रह जाते हैं परासरण वाले। प्रतिपरासरण क्या होता है, परपरासरण क्या होता है। इंक लग गई है तो ना स्त्री हो रही हो, ऐसी व्यवस्थाएं है तो कोई बात नहीं। आप ये ध्यान दीजिए ना, हम जो प्रश्न करा रहे हैं ये हर किसी से नहीं आते। ठीक है, धन्यवाद।